ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। मेरी संगीत यात्रा श्रृंखला में मैं डॉक्टर श्रीमती एन राजम के साथ आज उपस्थित हूँ। एन राजम जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारी बातों का सिलसिला चल रहा है, हम आपसे बहुत कुछ जान रहे हैं और आपका वादन भी सुन रहे हैं। पिछली कड़ी में आपने हमें बताया और सुनाया कि बचपन से ही आपने कितनी कठिन परिश्रम से, जो उस ज़माने में आपको परिश्रम नहीं लगता था क्योंकि छोटी थी, ये वायलिन बजाना शुरू कर दिया। तो जब आप छोटी थी तो क्या वायलिन का साइज़ भी बच्चों के हिसाब से कुछ छोटा बड़ा होता है कि वायलिन उतनी ही बड़ी रहती है? वायलिन की साइज वैसे छोटी वायलिन है। हाँ। पर हमारे परिवार, हमारे फैमिली की ये खासियत रही कि हमारे पिताजी हम सब लोगों को बड़ा स्टैंडर्ड साइज वायलिन ही पकड़ाते थे। हाँ, शुरू में जरूर वायलिन का जो ऊपर का हिस्सा है कंधे से ऊपर चला जाता था, पर फादर का कहना है, उनकी मान्यता भी ये है कि एक हफ्ते के अंदर बॉडी जो है एडजस्ट कर लेता है और बच्चा जो है आराम से बजाने लगता है। तो हम सभी लोगों ने फुल साइज्ड वायलिन में ही शुरू किया। तो आपको तकलीफ नहीं हुई शुरू में? नहीं। अच्छा, नहीं, मतलब आपने वही देखा फिर वही शुरू किया। अच्छा, तो जैसे आपकी शुरुआत हुई कर्नाटक शैली में वायलिन वादन से जी। पर अभी आप जो कलाकार हैं वो तो उत्तर भारतीय जो संगीत पद्धति है उसमें आप वायलिन वादन करती हैं और अभी भी कर्नाटक शैली में आप करती हैं। और ये कैसे आपने कर्नाटक शैली से उत्तर भारतीय में आप आ गई और उसको कुछ पीछे छोड़ दिया? मुझे नहीं लगता कि अभी आप वैसे भी परफॉर्मेंस देती हैं कर्नाटक शैली में। नहीं, परफॉर्मेंस तो मैं नहीं देती हूँ कर्नाटक संगीत का, पर चूंकि बहुत बचपन में शुरू किया था, सीखा था, तो यदि मैं भूलना चाहूँ तब भी वो भूलता नहीं है। बचपन की कोई बात भूल नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए अभी भी मान लीजिए अगर कॉन्सर्ट भी देना हो, एक 10 दिन का समय मुझे दे दीजिए तो मैं फुल फ्लेज्ड कॉन्सर्ट दे सकती हूँ। अच्छा। हाँ, कॉन्सर्ट्स सब मेरे हिंदुस्तानी के ही हैं। अच्छा जी। हाँ। तो आप कैसे इस तरफ आकृष्ट हुई? जब मैं स्कूल में थी ना, कक्षा 2 में थी, मुझे कक्षा 2 से कक्षा 4 का प्रमोशन, डबल प्रमोशन मिला। मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी मालूम नहीं है, पर डबल प्रमोशन मिला। तो उसका नतीजा क्या हुआ, मैं जब 14 साल की थी तब मेरा 10th खत्म हो गया था। अच्छा। जब मेरा 10th खत्म हुआ तब मैं 14 साल 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज में एडमिशन के लिए 14 साल 6 महीने की जरूरत। अच्छा। तो 1 साल घर में बैठने की बात है और फादर का जो नेचर है आप जानती है कि लड़की को घर में बिठाया, क्या मजाल है कि 1 साल तक घर में बिठाएं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी करो, घर बैठे सब तैयारी करो, उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स करो, ले लो। अच्छा। वहां से शुरू हुआ। अच्छा। पर उसके भी पहले की बात है, पिताजी जो है उनके युवावस्था में मुंबई में रहते रहे। अच्छा। 1920s की बात है। तो उनको हिंदुस्तानी सुनने का और हिंदुस्तानी कलाकारों से मिलने का खूब अवसर मिला। वो उस समय पूज्यपाद पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यहाँ रहते थे, मेरे दादा गुरु। वो उनका विद्यालय चलता था। तो अपने नौकरी के समय के बाहर जो है ये उनके विद्यालय में जाकर के बैठते थे, सबसे मिलते जुलते थे। तो इस तरह उनको हिंदुस्तानी के प्रति बड़ी लगाव थी, बड़ी रुचि थी। तो उनके मन में उसी समय से एक इच्छा थी, उनका एक स्वप्न था कि अपने बच्चों में किसी एक बच्चे को हिंदुस्तानी क्षेत्र में ले आना है। अच्छा। तो
और क्या कहें, उसी तरह मेरी जब कॉलेज के लिए ये बाधा आई कि कॉलेज में जा नहीं पाई, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो और इंटरमीडिएट की तैयारी करो, घर बैठे ही सब करो। तो यही शुरुआत रही मेरी हिंदुस्तानी संगीत सीखने की। अच्छा, तो फिर आपको जब प्राइवेट पढ़ना था तो वो आपको वहाँ एर्नाकुलम में सीखने के लिए एर्नाकुलम ने जब मैं मेरा जब स्कूल स्टेज शुरू हुआ तो एर्नाकुलम वगैरह छोड़ करके हम मद्रास आ गए थे। मेरा स्कूलिंग पूरा मद्रास में हुआ। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक। हाँ, चेन्नई वहीं पढ़ती थी आप, तो तब वहीं सीखती थी फिर? मैं वहाँ थी तो वहाँ हमारे गुरुजी यानी पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर के शिष्य का एक शिष्य मद्रास में थे। अच्छा। उनके पास में, क्योंकि हमारी एक सहेली थी वो उन दिनों हिंदुस्तानी संगीत सीख रही थी, तो उन्होंने इनका नाम बताया, पंडित LR केलकर नाम था उनका। तो उनके पास में थोड़े दिन गई, परीक्षा के लिए जो जरूरी है वो सब सीख लिया था। और तब तक मेरा 10-12 साल का वायलिन के ऊपर कमांड था और स्वर लय इन सब के ऊपर मेरा अच्छा अधिकार था। और आपको ये भी सुनकर अच्छा लगेगा कि मैं जब 13 साल की थी, MS सुब्बलक्ष्मी के साथ उनके एक पूरे टूर में मैं कर्नाटक म्यूजिक के उनके कंपनिस्ट के रूप में मैं उनके साथ गई थी, टूर करके आई। तो यानी कहाँ गई थी? मैं गई, उनके नेशनल प्रोग्राम था और जालंधर में उनका कॉन्सर्ट था, दिल्ली में था, हैदराबाद में था और त्रिवेंद्रम में था। इस तरह का एक कॉन्सर्ट टूर था, उसमें मुझे उन्होंने साथ संगत के लिए लिया था। मैं जब मेरे 13 साल की रही होगी। हाँ, तब भी बच्ची थी। हाँ, 13 साल की। तो चूंकि 3 साल से शुरू किया था और रिगरस ट्रेनिंग था, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। तो जब मैंने हिंदुस्तानी संगीत सीखने के लिए प्रारंभ किया था तो मेरा बैकग्राउंड इतना तगड़ा था कि जल्दी उसको भी मैं पकड़, मतलब जरा से आपको सिर्फ रास्ते की जरूरत थी। तो मैं पकड़ पाई। और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए क्या जरूरत रहती है तो आपको मालूम ही है। जो मैं बजाती थी वो परीक्षा से बहुत ज्यादा ही था। तो परीक्षा के लिए मैं उतना उनसे सीख करके परीक्षा में गई। मैं आई स्टूड 5th इन यूनिवर्सिटी, आई स्टूड टॉप इन म्यूजिक वगैरह वगैरह। उसके बाद पिताजी को लगा कि अब इसको ठोस ट्रेनिंग देना है, मद्रास में नहीं ठीक है, हिंदुस्तानी का जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, वहाँ ले जाना है। तो मुंबई ले आ गए हम। तो मतलब मुंबई आके आपकी ये उत्तर भारतीय शैली में जो वायलिन वादन की पूरी ट्रेनिंग शुरू हो गई? नहीं, उधर भी एक बात मैं कहना चाहूंगी। मैं इंटरमीडिएट के लिए जब बनारस गई थी परीक्षा के लिए, वहाँ मेरे गुरुजी पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर जी से मुलाकात हुई। अच्छा। हाँ, उसके भी पहले एक बात ये बतानी है। बताऊंगी? हाँ, बताइए। हाँ, कि मैं जब 12 साल की थी तो एक दिन मुझे मेरी एक सहेली जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रही थी, उन्होंने कहा कि तुम आओ मेरे घर में, मैं तुमको कुछ 78 RPM रिकॉर्ड सुनाऊंगी, मेरे पास उसका कलेक्शन है। तो मैं गई थी। तो उन्होंने उस समय पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर के 78 RPM रिकॉर्ड्स जो है एक के बाद एक करके 6-7 सुनाया था। मुझे उस समय ये भी नहीं मालूम था कि वो हिंदुस्तानी म्यूजिक है या वो गायक जो है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर है, कुछ भी नहीं मालूम था। पर वो संगीत सुनने से मेरे मन में इतना गहरा असर हुआ कि मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा लगता है, इतना भावपूर्ण है और रसपूर्ण है, इस संगीत को मुझे सीखना है। तो इस तरह की एक इच्छा मन में इच्छा जागृत हुई। वो एक और दूसरी ओर इंटर की तैयारी और कॉलेज में न जाने की बात, ये सब मिल करके कहना चाहिए कि डेस्टिनी है। हाँ, कि आपको इधर ही आना। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा तब गाना सुन के ये नहीं लगा कि आप गाएं भी? वैसे इधर एक बात करना चाहूंगी कि कर्नाटक संगीत में ना, हम जो भी वाद्य बजाएं, चाहे वायलिन या वीणा या फ्लूट या कुछ भी, हम लोग सब गाते ही हैं इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि सब गाना ही बजाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल करके कोई अलग शैली नहीं है। जो वोकलिस्ट गाते हैं ना, उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट में, जो भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको क्या कहेंगे, गायकी अंग से बजाते हैं। क्योंकि गायकी स्टाइल है, गायकी है वो, गायन में भी है, वादन में भी है। इंस्ट्रूमेंटल करके अलग शैली नहीं थी। हाँ, मतलब जब स्वर की आपको समझ होगी तब आप गा भी सकते हैं और वैसा ही बजा भी सकते हैं। एन राजम जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का गायन आपको पसंद आया, आपके वो गुरु हैं, तो जब उनकी बात चली है तो आज उन्हीं का कुछ गायन सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो ये तो हमने आज पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का ये गायन सुन लिया और आज के प्रोग्राम का वक्त भी अब होता है पूरा। इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे, आपसे और भी बहुत बातें करनी बाकी हैं, सुनना भी बाकी है वायलिन वादन। तो श्रोताओं, आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। संगीत सरिता में अभी आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Gabba